हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आप सबको क्लास 10th के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। ये जो 4.3 के क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें पूर्ण वर्ग विधि से और द्विघात सूत्र के प्रयोग का वर्णन है। ठीक है, इसके पहले के चैप्टर में गुणनखंड विधि का प्रयोग किए थे। तो द्विघात समीकरण को हल करने की कुल 3 विधियां मुख्य रूप से है। वे है, पहला तो गुणनखंड था और दूसरा था सूत्र विधि। सूत्र जो ज्ञात किया गया श्रीधर आचार्य के द्वारा ज्ञात किया गया है, इसलिए इसको श्रीधर आचार्य रूल भी कहते हैं। ठीक है, और पूर्ण वर्ग विधि कंप्लीट होल स्क्वायर करके निकालते थे, जो पिछले डे के क्लास में बता चुके हैं नंबर 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो आज सेकेंड क्वेश्चन को लेते हैं एक्सरसाइज 4.3 के। और उससे पहले बता देना चाहता हूँ, यदि फर्स्ट डे क्लास अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि डेली का क्लास मिलता रहे। और पिछले के क्लास की वीडियो को नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो जानना क्या है उसको समझ लेते हैं। पहले आज जानना द्विघात समीकरण के लिए सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं, सूत्र को पहले ज्ञात करके दिखाएंगे और उसके बाद उस सूत्र से संबंधित कुछ विशेषताएं हैं, हल के बारे में निष्कर्ष क्या निकलता है उसको जानेंगे। अर्थात द्विघात समीकरण के अल्फा बीटा का मान ज्ञात करेंगे, साथ में इसके विवेचक जिसको विविधकर भी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, उसको ज्ञात करने के लिए नियम को जानेंगे और इससे का प्रयोग करके सवाल को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो सबसे पहले जानते हैं श्रीधर आचार्य के रूल्स क्या है उसको। ये क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए ये बातें आवश्यक है। तो श्रीधराचार्य के नियम, और श्रीधराचार्य के नियम का प्रयोग करेंगे किसमें, तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए। तो श्रीधराचार्य के नियम क्या है, द्विघात समीकरण को हल करने में। तो श्रीधर आचार्य के नियम का प्रयोग करेंगे द्विघात समीकरण को हल करने में। उससे पहले श्रीधर आचार्य के नियम कैसे ज्ञात हुए हैं उसको जानते हैं, यानी श्रीधर आचार्य जी ने कैसे ये फॉर्मूला तैयार किया है उसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक समीकरण को लिखते हैं, समीकरण का एक व्यापक रूप। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है, व्यापक रूप लेते हैं और उस व्यापक रूप का प्रयोग करके सॉल्व करेंगे। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, सेम द्विघात बहुपद की तरह है। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है वही द्विघात समीकरण का भी व्यापक रूप है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हल करने के लिए करते क्या है, बस पूर्ण वर्ग विधि का ही प्रयोग करना है और हल करते जाएंगे। तो a को हटाने के लिए क्या करते थे, पूर्ण वर्ग विधि का ही प्रयोग अब सिर्फ सूत्र में कर लेना है। पहले इसके पहले के फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में इसका प्रयोग किए थे, सूत्र के रूप में नहीं बल्कि पूर्ण वर्ग विधि से क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। ठीक है, व्यापक रूप में ही उसी प्रक्रिया को अपनाएंगे। तो सबसे पहले क्या था, उसमें a से डिवाइड करना है सबको, यानी x² के गुणांक जो है उसे सभी पदों को भाग करते हैं। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, सभी पदों को a से डिवाइड कर देंगे। चूंकि पहले ही बता चुके हैं 0 में a से डिवाइड करेंगे 0 होगा, इसलिए नहीं भाग कर रहे उधर। a तो कैंसिल हो गया, इधर क्या बचता है, x² प्लस bx b/a x और प्लस c/a जो है उसको यदि राइट साइड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, माइनस c/a। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे आगे क्या उसको देखते हैं। अब x² के जो गुणांक है b/a, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ ही प्लस कर देते हैं। इस तरह से होगा x² प्लस b/a x प्लस हाफ इंटू b/a स्क्वायर। लेफ्ट साइड किए प्लस
राइट साइड भी यही करेंगे, माइनस सी बाय ए प्लस हाफ इंटू बी बाय ए और स्क्वायर। अब इसको ऐसा करने का कारण क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर के पदों में इसको व्यक्त करने के लिए। तो इसको आगे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू, इसको b इंटू 1 करेंगे, b बाय 2a होता है, तो b बाय 2a कर दिए, और प्लस b बाय 2a स्क्वायर है, और इस तरफ भी कर लेते हैं, माइनस c बाय a है प्लस b बाय 2a का स्क्वायर कर दिए। अगले पदों में हल करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के पदों में आ गया है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर हो गया। अब लेफ्ट साइड का तो सॉल्यूशन हो गया वर्ग के रूप में, अब राइट साइड क्या करेंगे, तो माइनस सी बाय ए तो ऐसे ही रहेगा, और इसका वर्ग कर लेते हैं, तो b का स्क्वायर करेंगे तो आएगा b स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो गया। एलसीएम लेके जैसे भिन्न का जोड़ बनाते हैं ठीक उसी तरह से बना लेंगे इसको, x प्लस बी बाय 2a स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4a स्क्वायर। अब a से यदि 4a स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे तो बचेगा 4a इंटू सी हो गया माइनस 4ac, और प्लस ये 4a स्क्वायर सेम है, दोनों का हर समान है, इसलिए b स्क्वायर का b स्क्वायर रहेगा। अब अगले स्टेप को इधर देखते हैं, तो यहां जो मान निकाले हैं स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे इधर तो रूट हो जाएगा। अब उसके पदों को इधर लिखते हैं, x प्लस b बाय 2a इक्वल टू हो गया, इसको b स्क्वायर प्लस वाला है, प्लस वाला को आगे लिख रहे हैं और माइनस को पीछे कर रहे हैं, और कुछ विशेष चेंज नहीं कर रहे हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर ओवर रूट। अब जब ओवर रूट आता है तो उसके आगे साइन प्लस माइनस दोनों ही होता है, पूर्ण वर्ग विधि में तो जान चुके हैं इस बात को। अब आगे इसका हल करेंगे, x अब प्लस है यहां, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू क्या होगा माइनस b बाय 2a और प्लस माइनस, अब देखते हैं 4 का स्क्वायर है, 4 का यदि करते हैं तो वर्गमूल निकालते हैं तो 2 हो जाता है, और फिर a स्क्वायर का आता है a, तो इस तरह से यहां भी आता है 2a, इसका रूट हो गया। इसका रूट का मान चूंकि माइनस करेंगे तभी रूट का मान निकाल सकते हैं, इसलिए इसको रूट के अंदर ही छोड़ देते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac वैसे ही छोड़ देते हैं। अब एलसीएम लेके नेक्स्ट स्टेप को लिखते हैं, तो x देयरफॉर आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाता है माइनस b, चूंकि 2a दोनों का हर है तो 2a लिख देते हैं, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यही है श्रीधराचार्य के द्वारा प्राप्त किया गया x के मान का फॉर्मूला। चूंकि इसको व्यवहारिक रूप से प्रयोग करना चाहते हैं तो उसको इस तरह से लिखेंगे, ये जो रूट के मान जो दिए गए हैं, चूंकि बड़ा मान हो गया x का, इसको अलग अलग खंडित करके मान निकालते हैं, तो ये b स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक कहते हैं। यहाँ अब अलग अलग इन मानों को रखते हैं, तो विवेचक अर्थात विविध कर इसको कहते हैं, या डिस्क्रिमिनेंट कह सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट तो विवेचक विविध कर या डिस्क्रिमिनेंट, या इसको डी से इंडिकेट करते हैं, डी कैपिटल डी ध्यान में रखेंगे
क्योंकि इसके बाद का जो चैप्टर होगा 5 एक्सरसाइज में एपी में बताएंगे अर्थमेटिक में, स्मॉल डी का भी प्रयोग करेंगे एक फॉर्मूला में, वो होगा सार्वंतर। तो यहाँ कैपिटल डी का यूज करेंगे, ये ध्यान में रखना है हमेशा। तो डी इक्वल टू क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक मान निकाल लेते हैं विवेचकर के लिए, एक विवेचक के लिए एक ये सूत्र हो गया। अब इसमें यदि दो प्लस भी है और माइनस भी है, प्लस और माइनस है, यदि मूल अल्फा और बीटा होंगे तो अल्फा को यदि प्लस का मान में लेते हैं तो माइनस बी प्लस माइनस, चूंकि इसका मान क्या बता रहे हैं, ये हो गया डी, तो यहां कर देंगे डी, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। वो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसको एक व्यापक रूप में हल करते हैं, इसलिए ऐसा हो गया अल्फा का मान। अब बीटा का मान को देखेंगे तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a। ये बीटा का मान हो गया। चूंकि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं अल्फा और बीटा, इस तरह से अल्फा और बीटा के मान हो गए। तो एक ये सूत्र याद रखना है, डी इक्वल टू विवेचक वर्ग के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, अल्फा के लिए माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, बीटा के लिए माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a। इन तीन फॉर्मूला को अच्छी तरह याद रखेंगे। अब डी के मान को निकालने पर कैसे ज्ञात करेंगे कि इस समीकरण का हल की स्थिति क्या होगी, उसको देखेंगे। अब विवेचक को देख करके हल करने से संबंधित निष्कर्ष कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे। विवेचक विविधकर अर्थात डिस्क्रिमिनेंट, इसको देख करके कैसे निकालते हैं हल, अर्थात d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करके कैसे बताएंगे कि समीकरण का हल से संबंधित निष्कर्ष। मूल के बारे में जानते हैं तो नंबर 1 जानते हैं, क्या पॉइंट को याद रखना है, यदि d का मान शून्य हो तो समीकरण के दोनों मूल कौन कौन है, अल्फा और बीटा, अल्फा तथा बीटा बराबर होते हैं और x बराबर क्या सूत्र होता है, माइनस बी बाय 2a। ध्यान में रखें, यदि d बराबर होगा 0 तो अर्थात कह सकते हैं इसमें, अर्थात d बराबर 0 तो x इक्वल टू माइनस बी बाय 2a होता है। क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हो जाएगा 0, तो अब रूट में कुछ नहीं प्लस माइनस करेंगे, माइनस बी बाय 2a ही से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी बात को जानते हैं, यदि d ग्रेटर एंड इक्वल 0 हो तो समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं, इनको ऐसे भी कह सकते हैं कि समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, अर्थात समीकरण का हल होगा या समीकरण के मूलों का अस्तित्व होता है। समीकरण के मूलों का अस्तित्व होता है। तो ध्यान में रखेंगे, जब d निकालेंगे तो d का मान जो आना चाहिए प्लस में आना चाहिए या 0 होना चाहिए, तभी समीकरण का मूल वास्तविक होगा, यानी अल्फा बीटा तभी ज्ञात करेंगे, अन्यथा अल्फा बीटा नहीं ज्ञात करना है। ठीक है,
और डी, ऐसी स्थिति में अल्फा बीटा का जो सूत्र बताए थे पहले, बस उसी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट को जानते हैं, यदि डी स्मॉलर देन 0, डी का मान जो होगा शून्य से छोटा होगा अर्थात ऋणात्मक होगा, तो समीकरण के मूल काल्पनिक होते हैं। काल्पनिक अर्थात वास्तविक नहीं। वास्तविक नहीं होते हैं। इसको दूसरे शब्दों में समझा जाए तो अर्थात मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, अर्थात मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। यदि द्विघात समीकरण को हल करना हो सूत्र का प्रयोग करके, तो उसके लिए इन तीन बातों का स्मरण हमेशा रखना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नंबर 2 के। अब क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न में दिया गया उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो समीकरण 1 के ही प्रश्न को हल करेंगे। नंबर 1 में दिया 2x² - 7x + 3 = 0। तो नंबर 1 में है 2x² - 7x + 3 = 0। अब इसको हल करने के लिए प्रयोग करेंगे कौन सा विधि? द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। बहुत ही आसान सा प्रयोग है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले ए, बी और सी के मान को लिख देते हैं सुविधा के लिए। जब आप अच्छी तरह समझ लेंगे तो इसमें ए, बी, सी का मान भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ए का मान क्या है, 2 दिया हुआ है, और बी का मान क्या है, साइन के साथ लेंगे -7, और सी का मान क्या दिया, 3। अब निकालना क्या, सबसे पहले डी निकालना है, अर्थात विविधकर निकालना है। डी इक्वल टू फॉर्मूला पता है, बी स्क्वायर - 4ac होता है। अब बी का मान देखते हैं क्या है, -7, तो -7 का स्क्वायर कर देंगे। -4 इंटू ए का मान क्या है 2, और सी का मान दिया है 3, तो 7 का स्क्वायर कर दिया 49 आ गया, और -4 इंटू 2 इंटू 3 कर देगा 24 आ गया। 49 - 24 इक्वल टू होता है 25। ठीक है, तो इस तरह से डी का मान ज्ञात कर लिए। अब एक बात का निष्कर्ष भी निकालना है। डी का मान देखते हैं क्या आ रहा है, प्लस मान होगा तो मूल वास्तविक होगा। तो यहां लिखेंगे, यहां डी ग्रेटर देन 0, डी का मान 0 से बड़ा है, इसलिए मूल वास्तविक होंगे। या मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है, मूल वास्तविक हो गए तो अब मूल ज्ञात करना है। मूल क्या है, तो अल्फा बीटा, अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा इक्वल टू -b + √d/2a। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं, यदि x इक्वल टू निकाल लें तो सबसे बेहतर होगा। तो सबसे पहले x इक्वल टू निकाल लेंगे, -b + √d/2a। इस पे मान रख के x का मान ज्ञात कर लेंगे। फिर अल्फा बीटा निकालने के लिए सॉल्व करने में कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो -b देखते हैं, b का मान क्या है, -7, और यहां भी है माइनस, तो माइनस और ब्रैकेट में -7 + √d, d का मान क्या देखते हैं 25 है, 25 डाल दिए, बाय 2a, a का मान देखते क्या है 2 है, 2 इंटू 2 कर दिए। फिर एक स्टेप इसको लिखते हैं हल करके, माइनस माइनस क्या हो गया +7, और प्लस माइनस वैसे ही रहेगा। √25, 25 का वर्गमूल 5 होता है, लिख डालें, और उसका 2 इंटू 2 हो गया 4। इतना करने के बाद अल्फा और बीटा को अलग अलग ज्ञात कर लेंगे, उसको देखते हैं। तो अल्फा निकालना हो तो अल्फा इक्वल टू अब कर देंगे -b
प्लस रूट डी बाय 2a, यह है सूत्र इसका। अब ध्यान दे, यहाँ प्लस वाला सूत्र है, यहां तक तो सॉल्व कर चुके हैं, तो ये प्लस का साइन को लेके यहां लिख देते हैं 7 + 5/4। तो 7 और 5 को जोड़ देंगे, कितना कितना हो गया 12/4, 12 हो गया, कट गया 3 आ गया। इस तरह से अल्फा का मान 3 हो गया। और तथा बीटा भी ज्ञात कर लेते हैं अब। तो -b रूट डी बाय 2a, और x का जो मान ज्ञात किया लास्ट में क्या है, माइनस का साइन यहां लेना है और हल कर लेना है। तो -7, यहां क्या दिया 7, पहले 7 लिखेंगे, -5/2, 4 दिया है, सेम यही रहेगा, प्लस की जगह माइनस साइन करना है। अगले स्टेप को लिखते हैं, 7 में 5 माइनस कर देंगे, 2/4 कटा देते हैं, 1 2, तो 1/2 आ गया। इस तरह से ये मान हो गया बीटा का। अतः लिख देंगे अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू 1/2। ये हो गया इसके हल। बिल्कुल आसान सा है द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर 2 क्या दिया है, 2x² + x - 4 = 0। तो इस सवाल को सॉल्व करेंगे द्विघात सूत्र का प्रयोग करके। a का मान क्या दिया है 2, b का मान क्या है, x के बगल में कुछ नहीं तो +1 है तो 1 लेंगे, और c का मान क्या दिया -4। साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ चिन्ह लिखना बहुत आवश्यक है। d निकालते हैं पहले, b² - 4ac, तो मान बैठा देते हैं इसमें। b का मान क्या है 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू a का मान क्या दिया है 2 ले लेते हैं, इंटू c का मान क्या दिया -4 ले लेते हैं, और इसको हल करेंगे। 1 स्क्वायर का 1 होगा, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा प्लस, 4 दूना 8, चौके 32 हो गया, 1 33, इस तरह से हो गया। ठीक है, अब इसके बाद d निकालने के बाद d का मान क्या, यहां देखते हैं प्लस आ रहा है, तो d बड़ा है 0 से, इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा या मूल वास्तविक होगा, अस्तित्व होगा। तो मूलों का अस्तित्व होगा, तो आगे बढ़ते हैं। x = -b ± रूट डी बाय 2a, मान रख देते हैं -b का, b का मान है 1, -1 ± रूट 33/2a, 2 इंटू a का मान देखते हैं तो क्या है 2। तो नेक्स्ट स्टेप करते हैं हल, तो हो गया -1 ± रूट 33 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 33 का 33 छोड़ देंगे, बाय 2 इंटू 2 हो गया 4। अब अल्फा बीटा करते हैं, तो अल्फा में क्या लेना है प्लस का मान, -1 + रूट 33/4, एक आंसर ये आ गया। और बीटा निकालेंगे, तथा बीटा बराबर हो गया -1 - रूट 33/4, एक ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 में दिया गया समीकरण है 4x² + 4√3x + 3 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ABC का मान लेंगे। a का मान क्या है 4 है, b का मान क्या देखते हैं, b का मान दिया है 4√3, और c का मान दिया है 3। अब इसको सॉल्व करेंगे द्विघात सूत्र का प्रयोग करके। तो d निकालना है सबसे पहले, b² - 4ac हो गया। b का मान देखते हैं, b का मान क्या है 4√3 का स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू a का मान 4 है, और c का मान भी 3 है। तो यहां ध्यान दे स्क्वायर करने के लिए, यहां रफ कार्य करके दिखा रहे हैं। तो 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो ऐसे आएगा 4√3 इंटू 4√3। ठीक है,
तो 4 गुना 4 करेंगे 16 हो गया। √3 गुना करेंगे तो रूट हट जाता है। 3 का वर्ग 3 गुना 3 करेंगे 9, 9 का वर्गमूल 3, इसलिए हट गया। 16 तिया 48। यहां देख लें अच्छी तरह से, रफकारी दिखा रहे हैं। आगे हल करते हैं। तो इसका हो गया 48 और 4 चौक 16 तिया 48 माइनस 48 कर दिए तो इक्वल टू आ गया क्या 0। 0 आ जाने पर डी का मान 0 हो तो अल्फा बीटा से संबंधित निष्कर्ष क्या निकाले थे? x इक्वल टू क्या होता है? -b/2a। क्यों आया अब -b/2a? यहां देखें, -b प्लस माइनस रूट डी था, ये तो मान हो गया 0, तो बचे क्या -b/2a, इसलिए -b/2a हो गया। इस पे मान रख देते हैं, b का मान क्या है 4, तो -4√3/2a, ये का मान है 4, 2 into 4। इसको सॉल्व करेंगे, 4 4 कटा देते हैं, बचा क्या -√3/2। तो चूंकि अल्फा बीटा दो मान होते हैं इसलिए क्या होगा, तो d बराबर 0 है, इसलिए अल्फा बराबर बीटा और दोनों का ही मान होगा -√3/2। अतः करके लिखना हो तो लिखेंगे, अतः अल्फा बराबर -√3/2 और बीटा बराबर भी -√3/2, दोनों ही मान सेम है। यह है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में दिया है 2x² + x + 4 = 0। अब a का मान क्या है, यहाँ 2 है, ये a का मान है और b का मान कुछ नहीं दिया है, तो b इक्वल टू क्या कर देंगे 1 और c इक्वल टू क्या दिया है 4। साइन सब प्लस है, d निकालते हैं, b² - 4ac। तो b का मान देखते हैं क्या है यहाँ पर, तो b का मान यहाँ पर है 1, तो 1² कर दिए, -4 इंटू a का मान क्या है 2 इंटू c का मान क्या है 4, तो मल्टीप्लाई करते हैं 1² का, तो 1 इंटू 1 1 हो गया, 4 इंटू 2 इंटू 4 कर देंगे, 4 दूना 8 के 32, ठीक है। और एक में से 32 को घटाना हो तो क्या होगा, माइनस में 31 आएगा। ध्यान में रखें, क्योंकि 1 में से 32 को माइनस करना है ना, इसलिए माइनस आ रहा है। यहां पर लिखते हैं, चूंकि हम बता चुके इसके पहले कि डी का मान क्या होगा, माइनस होगा, तो मूल वास्तविक नहीं होता है, मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। यहां डी स्मॉलर देन 0, डी का मान 0 से छोटा है, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, अर्थात मूल काल्पनिक होगा, नहीं होगा। तो ये इस तरह से इतना ही हल करके इसको छोड़ देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 के 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 को लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।